दोस्तों इस वीडियो के अंदर इंसान की दरिंदगी आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें एक बेजुबान जानवर को गला बांधकर रस्सी से लटका जा रहा है, यानी कि उसको फांसी दी जा रही है, उसको मारा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस चीज को अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी देखा और इसी के चलते प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट जो यहाँ पर हमारे देश में है उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है और ज्यादा उसको इतना कड़ा बनाया जा रहा है। अगर कोई ऐसी क्रुएल्टी देखने को मिलेगी तो वो बहुत ही डिटेल में मैं आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बहुत सारी बातें उसके अंदर डिस्कस करूंगा, उससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी होगा और इसी के साथ में एक आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा कि एनिमल की क्रुएल्टी के साथ में अगर कोई चीजें हो तो आप लोग उससे कैसे डील करेंगे। तो बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा। जो नया कानून है उसके बारे में भी आप लोगों से बताऊंगा और जो पुराना कानून है उसमें क्या प्रोविजन थे, क्या क्या कमियां थी उसमें, वो भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। आप लोगों ने कई सारी सोसाइटीज में देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर कई सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आ रहे हैं कि कुत्तों को मार मार कर फेंका जा रहा है, खासकर बुलडॉग को, क्योंकि बुलडॉग जो है उसके कई सारे केसेस आ रहे हैं कि उसने कई सारे लोगों को काटा भी है। तो किस तरीके से इन सब चीजों को डील करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा वो एनिमल क्रुएल्टी से रिलेटेड। और जल्लीकट्टू वाला जो इशू है अभी तमिलनाडु में चल रहा है उसके साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो अच्छे से समझेंगे पूरा आर्टिकल बिल्कुल डिटेल में। ओके, तो आज है 10 मई। आज का जो आईएनए यानी कि इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, बड़ा शानदार रहने वाला है, मजा आएगा भाई साहब। आज के इस आईएनए के पीछे बहुत मेहनत लगी हुई है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, बिल्कुल मजा आ जाएगा। एक टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की कवर हो जाएगी, इतने सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में जाओ तो बिल्कुल मजा आ जाए कि यार कितना कुछ सीखा है। बाकी इसी के साथ में और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कई सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहा था, उसके बारे में कुछ आप लोगों से बातें करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा अच्छे से। आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा। भाई साहब मेरा तो ऐसा रहा कि सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। मतलब क्या बताऊं, आप लोगों को बता ही देता हूँ। चलो, आप लोगों की ईयरली वीडियो आने वाली है, ये लगभग 12 घंटे की वीडियो है और 11 बजे अपलोड हो जाएगी। आज ये वीडियो कल मैंने बनाई, जब ये वीडियो कल जो बनाई गई थी, आपको पता है कि पूरा जो भी एक तरीके पूरा एक 12 घंटे का वीडियो बनाने में क्या मेहनत लगी। पर सबसे बड़ी बात क्या थी यहाँ पर, इस 12 घंटे की वीडियो को जब बनाया गया, बनाने के बाद में जब इसको प्रोसेसिंग की गई तो प्रोसेसिंग करने में इसको लगभग 7.5 से 8 घंटे लगे, ठीक है। मैंने 12 बजे प्रोसेसिंग पे लगाई थी, तो 12 बजे से ये पूरी लगभग जो है शाम को जाकर प्रोसेसिंग हुई 7-8 बजे के करीब। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको कल अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा अपलोड करके छोड़ देते हैं। तो जैसे वहां पर अपलोड करना स्टार्ट किया यूट्यूब के ऊपर में, तो यूट्यूब ने बोला कि 12 घंटे से ज्यादा की वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते, मतलब इसको अपलोड करने से मना कर दिया। अब सोचो जो 8 घंटे प्रोसेसिंग में लगाए थे, अब उसमें से कुछ पार्ट कट करना पड़ा और फिर से उसको 8 घंटे प्रोसेसिंग में लगाया, तो फिर से ये सुबह जो है प्रोसेसिंग हुई, इसलिए ये वीडियो भी थोड़ी लेट हो रही है। सुबह तक प्रोसेसिंग चलती रही। इसकी लैपटॉप जो है बिल्कुल नहीं, गर्मी के हमारे गया था, हाई गर्मी, लैपटॉप में है नहीं वो वाली आवाज आ रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, फिर से करते हैं ट्राई, तो फिर से उसको ट्राई किया। अभी आप लोगों की प्रोसेसिंग चल रही है, तो 11 बजे तक वो वीडियो आ जाएगी। अच्छे से उसको एंजॉय कीजिएगा, शानदार तरीके से आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, ठीक है। करंट अफेयर होता है, हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। ओके, बाकी यार बोला भी गया है, देखो क्या बात बोली गई है, बोला गया सक्सेस इज नथिंग मोर देन ए फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस्ड एवरी डे। यानी कि जो भी आप लोग चीजें करते हो हर दिन, डे बाय डे, वही इन रियलिटी में आप लोगों को सक्सेस दिलाती है। वरना जो सक्सेसफुल होते हैं वो कोई ऐसा नहीं कि मतलब एक तरीके से कहीं नहीं एक चांद से उतर कर आए हैं, आसमान से उतर कर आए हैं और पता नहीं उन्होंने तो अमृत पी रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां जहां आप लोग चीजों को छोड़ देते हो वो वहां तक उसको कंप्लीट कर कर ही सांस लेते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जो काम उनको करना होता है वो उनको करना होता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये है सक्सेस। अगर आप लोग भी अपने पाथ पर चलते रहोगे और रुकोगे नहीं, भले कितनी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, तो आप लोगों को जो है नई नई चीजें सीखने को मिलती रहेगी। खुद सोचो जब ये वीडियो मैंने अपलोड की, यहाँ पर जो 12 घंटे की वीडियो आप लोगों की आने वाली है, 12 घंटे से थोड़ी सी कम, ठीक है क्योंकि उसके बाद अपलोड हो पाई। तो दिक्कत ये थी, मतलब मुझे लगा कि यार ये तो फिर से इतना ज्यादा टाइम लगेगा, लैपटॉप पे कुछ किया नहीं जाएगा, क्या किया जाए, मतलब बिल्कुल ना मेरा एक बार तो लगा कि यार क्या हो गया, ठीक है। पर लेकिन फिर कोई बात नहीं है, चीजें चलती रही इसी तरीके से। फिर मैंने और भी बहुत सारी आप लोगों की जो है पीपीटी वगैरह बहुत सारी तैयार कर ली है। बहुत सारे लेक्चर आप लोग आएंगे जो कि खासकर प्रीलिम से रिलेटेड है, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरा, कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है। जी हाँ, ये टेक्निकल इशू है, इसके लिए टेक्निकल टीम काम कर रही है। प्ले स्टोर पे अभी ये नहीं दिख रहा है,
तो 1-2 दिन जो है इसमें इशू पता नहीं क्या हो गया एकदम, पर लेकिन जिसने इंस्टॉल कर रखा है एप्लीकेशन उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो अच्छे से उसको एंजॉय कर सकता है। ठीक है, बात कर रहे हैं भी, देखो 1-2 दिन में फिर से दिखने लगेगा आप लोगों को। कुछ टेक्निकल ग्लिच वाइज की वजह से कल कई सारी क्लास जो है उनकी शेड्यूलिंग उल्टी सीधी कर दी, पता नहीं कैसे कैसे, तो बहुत सारी चीजें चल रही थी और कुछ पीडीएफ भी गायब हो गई थी, तो मतलब चल रहा था ऐसे ही, कुछ कुछ चलता रहता है ये जिंदगी में। ठीक है, मैं तो ये मान लगा यार जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना उसको, चलो कुछ आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कल इस प्ले स्टोर के चक्कर में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। कल का दिन ना माइंड ब्लोइंग था, मतलब मुझे 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं रही, पता नहीं क्या क्या चीजें कल मैंने सीखी। तो जिंदगी में ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा यार, आप जैसा चाहिए आप लोगों को, ये इसी पैटर्न में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर सर्विस जो है बेसिकली किसी भी कंट्री में अगर आप लोग जाएंगे, वो चाहते हैं कि लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी ज़्यादातर न खरीदें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, पोल्यूशन भी इससे कम रहता है और इसकी वजह से जो खासकर सड़कों पर जो भीड़ भाड़ रहती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। पर वो तब होगा जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा। मेट्रो में भी देखो कितनी हाहाकार रहती है आज की डेट में, तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई। पहले 6 डब्बों की मेट्रो, 4 डब्बे की मेट्रो आया करती थी, फिर 6 डब्बे की कर दी, अभी 8 डब्बे की मेट्रो कर दी। तो ये किस लिए है? ताकि उसको जो रस है उसको कम किया जा सके, पर लेकिन वो ये जितना वो चीज़ें होती जा रही है उतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो यही आप लोग समझ सकते हैं, दिल्ली मेट्रो का काम भी बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन की तरीके से हुआ। ठीक है, पहले लग रहा था कुछ लोग आएंगे तो वहाँ पर उसके लिए बनाया, फिर एक्सटेंड किया गया, फिर एक्सटेंड किया गया, तो वही चीज़ें हमारी ही चल रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, टेंशन मत लेना। और एक और बात यार, जिनसे जब क्वेश्चन पूछे आते हैं, जब आप लोग आंसर देते हो ना, उसमें कई सारे बच्चे ऐसे जो रेगुलर आंसर देते हैं, उन बच्चे के आंसर आप लोग देखा करो कितने शानदार तरीके से वो आंसर दे रहे हैं। आप लोग जिनके जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं या फिर नए नए जुड़ रहे हैं, वो कोशिश किया करो कि उनके आंसर देखकर आप लोग सीखा करो। ठीक है, एक दूसरे से सीख कर ही तो आगे बढ़ते हैं। चाणक्य साहब ने भी कहा कि दूसरों की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ो, तो इसको थोड़ा सा आप लोग किया करो इस तरीके से। और उनके तो आप लोग देखो रेगुलर जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना सही तरीके से, उनके नाम भी याद हो जाएंगे आप लोगों को, मुझे याद हो गए। तो इस तरीके से आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करो और रेगुलर रहोगे तो मजा भी आएगा काम को करने में। जब आप लोग वोट डालने जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर इंक लगाई जाती है आप लोगों की जो उंगली के ऊपर, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके ये इंसान जो है ऑलरेडी वोट कर चुका है। अभी यहाँ पर 1,30,000 जो ये छोटी छोटी बोटल्स होती हैं बेसिकली, तो वो यहाँ पर दी गई है कर्नाटक के इलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा 65 साल पुरानी मैसूर पेंट एंड जो वार्निश कंपनी है वो यहाँ पर ये बनाती है। इसके द्वारा जो एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया अभी रिसेंटली किसी एग्जाम के अंदर में, जो ये 10 जो ml की यहाँ पर ये इंक की एक बोतल रहती है छोटी सी, उसमें 700 से लेके 800 वोटर जो रहते हैं उनको बेसिकली एक बार पे यहाँ पर ये लगाया जा सकता है। तो ये कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बारे में याद रखिएगा। तो कंपनी ने अभी सप्लाई की है जो कर्नाटक के इलेक्शन है उसके लिए यहाँ पर, लेकिन इस कंपनी के बारे में आप लोगों से कई बार पूछा जाता है और इसकी कैपेसिटी पूछी जाती है। एक बार लगाने के बाद में 7 से 8 दिन तक आप लोगों ने देखा होगा वो उंगली के ऊपर रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर जब कोई दोगलापन करता है तो उसका दोगलापन भी उतारना होता है। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो कार्बन टैक्स लगाया गया है, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि कोयले का इस्तेमाल कर बनाया जाता है, वो यूरोपियन यूनियन में अगर एंट्री करेगा तो ये उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। और इसी का नाम इन्होंने दिया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये यहाँ पर तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो इसका सोल्यूशन ढूंढ रही है कैसे यहाँ पर इसको साइड में किया जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी बोला जा रहा है इन चीज़ों को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एरिया में काम करती है, हमारी स्टील इंडस्ट्री है, उन प्रोडक्ट को यहाँ पर सही से। एक छोटी सी बात जो यहाँ पर कई सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या कुछ जो यूपीएससी सीएससी का जो कोर्स अभी आ रहा है उसमें डिस्काउंट के बारे में कई सारे बात कर रहे हैं, वो बच्चे जिन्होंने एनरोल कर रखा है एपीएफसी वाले कोर्स के अंदर में जाता है। तो अभी यहाँ पर 300 रुपए लेकर फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया में एंट्री मारी थी और आज इस फील्ड का लोग मुझे राजा बोलते हैं। मैं अनुराग द्विवेदी और मैंने 6 पर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि एक तरीके से ना कहीं एक एडवेंचर की तरीके से लोग यहाँ पर इसको देखते हुए नजर आते हैं। तो ये कई बार न्यूज़ में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। कई सारे लोग ये भी मानते हैं बेगम विलायत महल जो है उसकी आत्मा यहाँ पर अभी भी घूमती है, तो इसको हॉन्टेड वॉक बोलते हैं, हॉन्टेड हाउस के नाम से भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन यहाँ घूमने गए, एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अगर आप लोगों में से कोई घूमने गया है तो बताना जरूर। मतलब इसके बारे में सुना तो जो बहुत है, कभी मौका लगेगा तो घूम कर भी आएंगे। ठीक है, देखेंगे कि कहाँ पर है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए जानेंगे इसके बारे में। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर कुछ पिक्चर्स आप लोग देखेंगे तो कुछ ऐसी पिक्चर्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी
कई बार यहाँ पर लोग जाते हैं तो कहते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा बसेरा है, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो कुछ ऐसा प्रक्रिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये प्रोग्राम हॉन्टेड वॉक, यानी कि दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट चाहता है कि लोग यहाँ पर जाएं और घूमें, और इसको फर्स्ट डेस्टिनेशन के तौर पर चूज किया गया है मालशा महल। ठीक है, तो मालशा महल या फिर इसको विलायत महल के नाम से भी जानते हैं। विलायत महल इसको क्यों बोलते हैं, अगर आप लोगों के माइंड में आया तो मैंने अभी बोला कि बेगम विलायत जिसके नाम पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो माना जाता है कि उनकी आत्मा अभी भी यहाँ पर घूमती है। ठीक है, डर मत जाना कि सर ने डरा दिया जाने से पहले। तो मालशा या फिर विलायत महल जो है ये तुगलका एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको हॉन्टेड लॉज के नाम पर भी आप लोग जानते हैं, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको बनाया गया था 14th सेंचुरी के टाइम पर। ये सिचुएटेड है लगभग 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द मेन रोड, जहां पर चाणक्यपुरी दिल्ली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही पोस्ट एरिया की कैटेगरी में आता है। डिप्लोमेट्स, बिजनेसमैन या फिर ऑथर्स, बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और मालशा मार्ग भी यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अभी न्यूज में आ गया। तो हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, आप लोगों से फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर कोई पूछ ले तो आप लोग बोलोगे यार यहाँ से को क्वेश्चन पूछ लिया, ये कहाँ से याद आ गया ऑथर को। इसलिए कहता हूँ कि करंट अफेयर जो है वो आप लोगों का हिस्ट्री भी क्रिएट करता है कि हाँ करंट अफेयर जो है उसमें से बताता है कि हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मालशा महल न्यूज में आ गया तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है तो कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम किस किसने सुना है, वो बाकायदा पढ़ाया जाता है आप लोगों को। जब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लोग जाते हैं ना, पढ़ा लिखा बेवकूफ़ कैसा होता है उसके आप लोगों को उदाहरण देकर पढ़ाए जाते हैं, और उसको अकबर के साथ में कंपेयर करके बताया जाता है कि अकबर बिना पढ़े लिखे भी इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, और ये पढ़ लिख कर भी इतना बेवकूफ़ एडमिनिस्ट्रेटर था, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। जो लोगों को सलाह दे, जो आप लोग के साथ में 5-7 लोग रहते हैं ना, जो आप लोगों को सलाह देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं यार। अगर वो गलत सलाह देंगे आप लोगों को तो आप लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी, अगर वो सही सलाह देंगे तो आप लोगों की जिंदगी आबाद होती नजर आएगी। इसलिए अपने पास में जो भी लोग रखो ना, वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, ये याद रखेगा। अगर बात करूं यहाँ पर बेसिकली दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो सल्तनत ऑफ दिल्ली जो कि तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात की जाए, 1351 से लेकर 1388 तक यहाँ पर इनके द्वारा रूल किया गया, जिसमें इनके द्वारा कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह अलग अलग चीजें हैं इनके द्वारा बनाई गई है यहाँ पर, और इनको एक काफी अच्छी खिताब दिया जाता है इनको। हालांकि इनके साथ में बुरी चीजें भी जुड़ी हैं। इनको फादर ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया बोला जाता है, यानी कि जिसने इरिगेशन इनकी सिंचाई की जो व्यवस्था की, कैनाल्स वगैरह बनाई, पुरानी कैनाल्स जो है उनको रिपेयर कराया गया, वो इन्हीं के द्वारा कराया गया था। और ये कजन थे मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, एक जो था वो ऐसा करके गया और दूसरा ऐसा कुछ करके गया। अगर बात करूँ इनके बारे में, कुछ ऐसी बातें जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कल को क्वेश्चन पूछे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हिस्ट्री में पहली बार अगर किसी ने ब्राह्मण के ऊपर टैक्स लगाया, यानी कि सेपरेट जजिया टैक्स बना दिया, इम्पोज किया गया ब्राह्मण के ऊपर, इनके द्वारा फर्स्ट टाइम इंडिया हिस्ट्री ऑफ सल्तनत। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कई बार। ठीक है, इनके द्वारा कई सारे टाउन्स बनाए गए, जैसे कि फिरोजाबाद हो गया, फतेह हद हो गया, जो एक तरीके से इसके बारे में बात करें आप लोग यहाँ पर, ये रेट जो होता है उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है, इस पर लेकर आना है। वरना ये 1 लाख पर निकल आता है कि 1 लाख महिलाएं अगर बच्चों को जन्म देती हैं तो कितनी माँ की जो है वो डेथ हो जाती है। तो इनको रिड्यूस कर लाने की बात की जा रही है कि इतने पर इसको लेकर आना है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो हेल्थ मिशन के बारे में बात करते हैं, इसमें मलेरिया भी है, इसमें लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां, इसमें अनीमिया भी है, इसमें वो सारी बीमारी है जिसके ऊपर फोकस देने की बात की जाती है ताकि इनको मिटाया जा सके सोसाइटी समाज के अंदर से। तो नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में इसीलिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था एक लार्ज स्केल पर। बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आप लोगों को बताई दिया है, वही बातें यहाँ पर बोली गई, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, ये सारी बातें कहाँ कहाँ पर कितने लोगों की जान जा रही है, तो ये मैंने अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड में बताई दी आप लोगों को। और कौन कौन सी ये बीमारी होती है ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है, इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर क्या इसके रिलेटेड जब इतनी बीमारी इस लेवल पर चल रही है और हम लोग अभी यहाँ पर नई नई चीज़ों के बारे में बात करें, तो क्या आज तक कोई इनिशिएटिव हम लोगों ने नहीं लिए थे? बहुत सारे इनिशिएटिव है, सरकार टाइम टू टाइम लेती रहती है, जो कि आप लोग डायरेक्ट आप लोगों से पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंदर भी। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, ये सारे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए नेशनल लेवल पर प्रोग्राम बनाया गया है, ना कि स्टेट लेवल पर। ठीक है, वैसे हेल्थ के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों को पता है हेल्थ कहाँ पर आता है। जब हम लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हेल्थ को हम लोगों ने कहाँ पर रखा है, हेल्थ को हम लोगों ने रखा है स्टेट लिस्ट के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी सेंटर यहाँ पर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो अकेले स्टेट की बस की बात नहीं है यहाँ पर। इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, कैसे हम लोग को लेकर चलना है
टर्सरी केयर सेंटर फैसिलिटी ताकि सपोर्ट किया जा सके स्टेट सेंटर इंस्टीट्यूट और टर्सरी केयर सेंटर्स को भी। यहाँ पर कैंसर के बारे में बात की जा रही है, इसके ऊपर काम किया गया। आप लोग देखते हैं मतलब अलग अलग तरीके से यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चलाई गई जिसमें बहुत सारी चीजें अपग्रेड की गई। अफोर्डेबल मेडिसिन और रिलायबल जो यहाँ पर चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया ट्रीटमेंट के लिए, जिसका नाम यहाँ पर अमृत रखा गया। ये आप लोग वो देख सकते हैं। जन औषधि स्टोर के बारे में यहाँ पर बात की गई। अफोर्डेबल लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड कराना, ये भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज यहाँ पर 1 लाख की आ रही है और वो 1 लाख की चीज अगर किसी को यहाँ पर घटकर अगर यहाँ पर 20,000 में मिल जा रही है तो 5 गुना कम प्राइस कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये अफोर्डेबल की कैटेगरी में हुआ। किसी का ऑपरेशन 1 लाख का हो रहा है, उसको 20,000 में ऑपरेशन हो गया उसका, तो समझ सकते हैं आप लोग कितना कम यहाँ पर हो गया। तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं ये एक अफोर्डेबल की कैटेगरी में आ गई कि 5 गुना प्राइस कम कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि बहुत महंगी थी, उनको 5-5, 6-6, 7-7 गुना कम कर यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2030 तक का, और इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा भी यहाँ पर इसके ऊपर काम किया गया, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर इसको बोला कि कंट्रोल किया जाएगा 2013 से लेकर 20 तक का, और फिर इसको 30 तक का कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आप लोग याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए। यानी कि आज की डेट में जो चीजें आप लोगों के सामने हैं वो अलग अलग लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर काम करती हुई नजर आ रही है। और इसका बेसिक मुद्दा क्या है, क्योंकि ये अकेले के बस की बात नहीं है और ये किसी एक देश के में भी चीजें नहीं देखने को मिल रही है, ये मैक्सिमम देशों में आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बेसिक पूरा आर्टिकल है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। ये सारा डेटा है जिससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब क्वेश्चन देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है, कौन इसका आंसर दे पाएगा। आंसर दीजिए, देखता हूँ कौन आंसर देता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD ये मेडिकल कंडीशन है और डिजीज है जो कि दे आर नॉट कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन एजेंट। मेन टाइप जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज और कैंसर। सही आंसर क्या है, 1, 2 बोथ या फिर नन। अटेम्प्ट करिए, देखता हूँ कौन आंसर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो प्रोग्राम है यहाँ पर लॉन्च किया गया था 2010 में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत में, और प्रमोट करा है फ्री डायग्नोसिस फैसिलिटी पेशेंट को अटेंड के लिए, ताकि यहाँ पर क्लिनिक में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड चीजों को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड कराया गया। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। वीडियो को पॉज कर भी आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और बात की जा रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल फैक्टर देखने को मिलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बता रहे हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए, आप लोगों को पता चलेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये सी, यानी कि बहुत सही है। यहाँ पर ये सारी चीजें भी आप लोगों को एक्सप्लेन की गई हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर भी आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। ये चीजें अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करी है, तो यहाँ पर कोई इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आंसर जो होगा आप लोगों के सामने डी है। ये भी चीजें अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करी है सारी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं हेल्थ को लेकर। और हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है यार, ये हमेशा से न्यूज में रहता है और कोविड-19 के टाइम पर और ज्यादा न्यूज में रहा। आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन बने यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए अगर क्वेश्चन बने तो आंसर राइटिंग में भी आप लोग क्वेश्चन दूंगा, उसको लिखिएगा जरूर, पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। और कोई डाउट है तो भाई साहब उसको दूर कर आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आए हो तो डाउट को यहीं पर ही छोड़ के जाना। ठीक है, बताना जरूर कैसा लगा आर्टिकल। मैंने 2 महीने में 20 बुक्स पढ़ी थी जब मेरी फाइनल एग्जाम। मेरे एडवांस वर्कशॉप में तो स्टूडेंट्स 70। दोस्तों ये जो आर्टिकल है अपनी आप में काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसमें मैं 2 मुद्दों पर आप लोगों से बात करूँगा। कहीं कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं आर्टिकल के अंदर में, क्योंकि इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले जब रिकॉर्ड किया पता नहीं वीडियो के बीच में आवाज़ जो है वो गायब हो गई थी, पता नहीं क्या होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। तो वो तो मेरी नज़र पड़ गई, मैंने कहा यहाँ पे क्या हो रखा है, दिख नहीं रही है आवाज़। तो बेसिकली यहाँ पर उन्हें जब उसको डिकोड करते हैं तो वहाँ पर दिखने लगता है, थोड़ा सा हल्का सा नज़र पड़ गई तो एक तरीके से देख लिया मैंने, वरना कई बार नज़र नहीं पड़ती। तो अभी यहाँ पर इसमें बात की जा रही है 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, माइग्रेटरी बर्ड और दूसरा सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं, इनकी जो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेशन करके जाते हैं, इनकी लंबी यात्रा करके दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर अपना कुछ टाइम व्यतीत करते हैं, उसके बाद फिर से रिटर्न होकर वो कई बार अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं। तो ऐसे कई सारी पक्षी आप लोगों ने सुना होगा कई बार बुजुर्गों से भी कि हाँ ये पक्षी दिख रहे हैं इस टाइम पर, तो इसका मतलब कि बारिश आने वाली है, कुछ ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में एक पूरा अलग से आर्टिकल डिस्कस करूँगा, जिससे आप लोगों के माइंड में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर।
दोस्तों ये जो टॉपिक है आप लोग इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो कन्वेंशन होते हैं कई तरीके के, उसके तरीके से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर अगर बात करें इन्वॉल्वमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। अभी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इसकी मीटिंग देखने को मिली दिल्ली के अंदर में, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, तो पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। और एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो यहाँ पर ये जो माइग्रेटिंग स्पीसीज होती है, जिनको यहाँ पर बेसिकली कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटेड स्पीसीज बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 इसकी यहाँ पर फरवरी 17 से लेकर 22 तक का दिल्ली के अंदर देखने को मिली, गांधीनगर के अंदर देखने को मिली थी हमारे देश के अंदर में, जो माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में बात करने वाला ये कन्वेंशन था। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी हमारे देश में मीटिंग हो चुकी है इसकी, एक मीटिंग और आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो कल को क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बात करते हैं, हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कोलैबोरेट किया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ में और कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज के साथ में यहाँ पर बेसिकली, ताकि ऑर्गेनाइज कराई जा सके एक मीटिंग रेंज कंट्री जो कि स्ट्रेंथन करती है कन्वेंशन को माइग्रेटरी बर्ड के बारे में और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से रिलेटेड। यानी कि मान लीजिए आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो कोई रूट फॉलो करेंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोग देखते हुए, खाते पीते, मस्त मौज मस्ती करते हुए पहुँचेंगे। तो ऐसे ही पक्षियों का रहता है, चले घर से भाई साहब अपना ठिया जहाँ जाना है तो वहाँ पर फिर उसी तरीके से रास्ते को एंजॉय करते करते निकलना है। जब बात करते हैं कन्वेंशन के बारे में, तो कन्वेंशन जो होता है